नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम 2023 जो आपका 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी, इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस सेट के वीडियो को देख रहे थे। आज ये हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट का वीडियो होगा। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में आपको इंपोर्टेंट स्टैटिक्स जीके जीएस जो एसएससी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हुए, साथ ही साथ करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो आपके आने वाली एग्जाम जो जीडी का एग्जाम है इसमें काफी ही हेल्पफुल साबित होगी। पहला प्रश्न है हमारा, हाल में ही किस टाइगर रिजर्व या वन्य जीव अभयारण्य में बौद्ध गुफाओं और स्थितियों की खोज की गई? देखिए, ये क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी जो सचिवालय का एग्जाम हुआ था सीजीएल वाली, उसमें पूछा भी गया था और मैं फिर भी रखा हूं क्योंकि इसमें जो है अभी जारी ही है खोज। ठीक है, तो ये चर्च की विषय बन चुकी है। तो ये है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कोई अगर आपसे पूछ ले कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कोई अगर आपसे पूछ ले कि सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। कोई अगर आपसे पूछ ले कि राजा जी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। कोई आपसे अगर पूछे कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। नामीबिया से जो चीता को लाया गया था, नामीबिया से जो चीता को लाया गया था, ये आपका कूनो नेशनल पार्क के अंदर ही छोड़ा गया है, ताकि चीता का एक समग्र विकास हो सके। तो ये सभी जो बात है आपको ध्यान रखना है, और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, वहां पे बौद्ध के बारे में जानकारी मिली है खोज से। अगला प्रश्न है हमारा, उपन्यास द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लेखक कौन है? देखिए, करंट सेक्शन से ये भी प्रश्न आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा। अरेंजमेंट में गलती हो गई है, करंट अफेयर के पहले सभी प्रश्न आ गए हैं, फिर बाद में आपको स्टैटिस्टिक्स जीके देखने को मिलेगा। तो द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा जो है, ये लिखा है आपका सेहान करुणा तिलका। ये श्रीलंकाई जो है, श्रीलंका के रहने वाले राइटर हैं सेहान करुणा तिलका। और इस पुस्तक के बारे में विशेष क्या है, इस उपन्यास के बारे में, कि वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार जो है, बुकर अवार्ड 2022 जो है, इसी पुस्तक को दिया गया है, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, जिसके लेखक हैं सेहान करुणा तिलका। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होता है। स्वांतो पावो जो आप देख रहे हैं, ये आपका मेडिकल में चिकित्सा के अंदर जो है आपका नोबेल 2022 से सम्मानित किए गए हैं आपका स्वांतो पावो। इसके अलावा जो डेमन गिलगढ़ है, डेमन गिलगढ़ जो है, ये आपको इसके पुस्तक का नाम था द प्रोमिस पुस्तक के लिए जो है, ये आपका वर्ष 2021 के लिए बुकर पुरस्कार के विजेता थे। एनी एर्नॉक्स जो है, ये वर्ष 2022 के साहित्य के क्षेत्र वाली नोवेल के जो है विजेता हैं। तो ये सभी बात तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैं वैसा ही ऑप्शन रखता हूं जिससे आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को जो है कवर कर सकूं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? ये आपका एसएससी जीडी 18 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसकी ईस्वी होती है आपका 1931 ईस्वी। आपको ज्ञात होगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था और 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन अगर आपसे पूछे कि कहाँ हुआ था, तो ये आपका लंदन के अंदर हुआ था। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि तीनों गोलमेज के सम्मेलन में अध्यक्षता किसने की, तो रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड जो है उस समय का ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, और यही तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किए हुए थे। तो यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की कब हो गई? ईस्वी 1931 में हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इसकी क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में होता है। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा डू और डाई का नारा दिया गया था, करो और मरो का नारा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ हुम के द्वारा 1885 ईस्वी में किया जाता है। साइमन कमीशन का भारत आगमन जो है 1928 में होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि साइमन कमीशन कब बना था, तो आपका आंसर होगा 1927।
लेकिन ब्रिटिश से ये भारत कब आए, तो 1928। ठीक है, तो इसमें आप खुद ही जजमेंट कर पाएंगे कि सबसे पहले कौन सा घटना घटा होगा। तो सबसे पहले 1928 वाला घटना घटा होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन को गोरों का कमीशन भी कहा गया है, गोरों का कमीशन भी कहा गया है, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी इंडियन को जो है डिप्यूट नहीं किया गया था, सिर्फ ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, तो ये इसी के जो है विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जो है नरसंहार का शिकार हो गया, जिसके कारण बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे कविराज के नाम से जानते हैं। MTS 21 में आया है प्रश्न है कविराज। कविराज के नाम से हम जानते हैं गुप्त शासक समुद्रगुप्त को। अगर आपसे कोई पूछ ले कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो समुद्रगुप्त के जो है दरबारी कवि जो है कवि हरिसेन थे। कौन थे, कवि हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो ये बात भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आपको किसको, समुद्रगुप्त को। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद सम्राट अशोक को जो है देवनाम पियदसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवनाम पियदसी। ये किसे कहा जाते हैं, कहा जाता है, माफ कीजिएगा, सम्राट अशोक को कहा जाता है। ठीक है, सम्राट अशोक किस वंश के थे, अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये मौर्य वंश के थे। साथ ही साथ इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। सम्राट अशोक किस धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। सम्राट अशोक किससे दीक्षा लिया था बौद्ध धर्म का, तो उपगुप्त से। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। सम्राट अशोक से कौन सा युद्ध जुड़ा हुआ है जिसके बाद में इसमें काया पलट हो गई, तो कलिंग युद्ध है ना। कलिंग युद्ध जो कब होता है, 261 BC है ना। कलिंग प्राचीन काल में उड़ीसा को कहा जाता था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो दो ऑप्शन की व्याख्या आपका हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी और पहला ऑप्शन की व्याख्या यहाँ पे हो गया। तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य। और इसी के काल में जो है फहियान नामक यात्री भारत आए थे। इसके अलावा कालिदास को महाकवि भी कहा जाता है। इनके कई सारे पुस्तक हैं, तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। अभिज्ञान शकुंतलम वगैरह जो है ये कालिदास के पुस्तक हैं। अगला प्रश्न हमारा, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है। देखिए CGL में पूछा गया ये प्रश्न है, काफी लो लेवल का प्रश्न है और बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है, क्योंकि इसी के कारण आने वाले समय में जनजीवन तबाह हो जाएगी। ठीक है, अम्लीय वर्षा जो है, जब वर्षा के जल में अम्लीयता यानी उसकी जब pH वैल्यू कम हो जाती है, तो इस प्रकार के वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है ये अम्लीय वर्षा का कारण है। SO2 और NO2 ये संयुक्त रूप से कारण होता है। ऑप्शन में SO2 दिया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया का सूत्र आपका NH3 होता है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC होता है। और CFC के कारण किस चीज की क्षति हो रही है, तो जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, इसकी क्षति हो रही है आपका किसके कारण, CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है, तो हम घर में जो फ्रिज यूज करते हैं इससे सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रति वर्ष ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, पद्मजा रेड्डी का संबंध इनमें से किस नृत्य से है। MTS 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पद्मजा रेड्डी का संबंध जो है ये कुचिपुड़ी नृत्य से है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये कहाँ का नृत्य है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य है कुचिपुड़ी, और पद्मजा रेड्डी इसी से संबंधित है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम का अगर आपसे कोई पूछे कि प्रमुख कलाकार कौन है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम कहिएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति का नाम आपको कहना है। साथ ही साथ रुक्मिणी देवी अरुणडेल, ये भी आपसे पूछा गया है SSC फेज 10 में। रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है, रुक्मिणी देवी अरुणडेल। ठीक है, तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ओडिसी का जो है फेमस नृत्यांगना जो है ये सोनल मानसिंह है, सोनल मानसिंह है, आपका संयुक्ता फणिगिरी है। ये सब जो है आपका ओडिसी का प्रमुख नृत्यांगना में से हैं। इसके गुरु केलुचरण महापात्र भी है जेंट्स में, और भी है। कथक के जो है ये उत्तर भारत का नृत्य है,
उत्तर भारत का नृत्य है। और पंडित बिरजू महाराज आपको जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि इसकी मृत्यु हो गई आपका 2022 के अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छे कलाकार रहे, तो इनका नाम जरूर पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, अक्टूबर 2022 में किस आईआईटी ने उच्च है यहाँ पर होगा, उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव घटकों को डिजाइन और विकास के लिए परम कामरूप नामक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। देखिए कामरूप जो है ये प्राचीन काल में असम का ही नाम था, तो इससे भी आप पकड़ लेंगे। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी असम के अंदर स्थित है और परम कामरूप नाम के जो है प्रयोगशाला का लॉन्च वहां पे द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। देखिए एसएससी एक और स्टाइल में क्वेश्चन पूछता है कि फला चीज का उद्घाटन इनॉग्रेशन कौन किए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्रयोगशाला है परम कामरूप जो आपका आईआईटी गुवाहाटी में लगाया गया है, ये आपका 15वें राष्ट्रपति जो है अभी वर्तमान में देश के द्रौपदी मुर्मू, तो इन्होंने ही किया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो सुपर कंप्यूटिंग व्यवस्था है इंडिया के अंदर, तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ लगाया गया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आईआईटी में परम शक्ति, परम गंगा या परम जो आपका ये है परम गंगा है, परम अनंत है, परम शक्ति है, तो ये कहाँ लगाए गए हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मुझे देखने को मिला, एसएससी फेज 10 में भी मिला और एमटीएस में मिला, तो आशा करता हूं कि जीडी में भी मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो परम शक्ति है ये जो परम शक्ति है परम सीरीज का कंप्यूटर है, आगे नाम जोड़ दिया गया है। तो परम शक्ति जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, ये आपको लगाया गया है आईआईटी खड़गपुर में। कहाँ पे लगाया गया है, खड़गपुर के अंदर लगाया गया है। इसके बाद एक आपका परम गंगा आता है, तो परम गंगा जो है ये आपका रुड़की के अंदर लगाया गया है। परम गंगा जो है ये आपका रुड़की के अंदर लगाया गया है, ठीक है, रुड़की के अंदर लगाया गया है। इसके बाद एक और आता है आपका परम अनंत, परम अनंत आपका जो है आता है, तो ये आपका गुजरात में लगाया गया, यानी गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर में लगाया गया है। तो ये तीनों बात आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। परम जो सीरीज के सुपर कंप्यूटर है ये किस किस आईआईटी को प्रदान किया गया है, तो परम अनंत गांधीनगर को, परम शक्ति खड़गपुर को, परम गंगा रुड़की को। परम गंगा तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा भैया, क्योंकि गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है और रुड़की भी उधर ही है, तो ये आप इसको तो ऐसे ही याद रखेंगे, परम गंगा जो है रुड़की में लगा। बाद में का दो, तो आप दो कैसे भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली संस्था का नाम क्या है या कौन देखरेख करता है, तो सीडेक करता है, सीडेक करता है। इसका मुख्यालय अगर आपसे कोई पूछ ले सीडेक का, तो पुणे में है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है। देखिए नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, इंपोर्टेंट है नर्मदा नदी का उद्गम से लेकर अंत तक, और इसमें जितने भी परियोजना है क्योंकि इसमें अपने आप में खास है। तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है, सबको पता है। अमरकंटक कहाँ है, एमपी के अंदर है ना। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, उल्टी दिशा में बहती है। ये आपका पूर्व से लेकर पश्चिम तक बहती है, पूर्व से पश्चिम के दिशा में बहने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती। इसके अलावा ये क्या चीज नहीं करता, तो ये डेल्टा नहीं बनाता है, ये डेल्टा का निर्माण जो है नहीं करता है नर्मदा नदी, ठीक है। इसके अलावा इस पे कौन कौन सा परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना है। इसके बाद ओमकारेश्वर परियोजना है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो ये आपका गिरती है अरब सागर में। कहाँ गिरती है, अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। ये तो नर्मदा नदी की बात हो गई। तो ये तो राजस्थान से नहीं निकला, ये एमपी से निकला, अमरकंटक से निकला। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बनास नदी है। बनास नदी एक ऐसा नदी है कि राजस्थान के अरावली रेंज जो है, अरावली पर्वत, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत मानी जाती है। अरावली रेंज से निकल के राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनास नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करें चंबल नदी का, तो चंबल नदी आपका जोना पांव, जमा पांव इस प्रकार का नाम है, जोमा पांव है ना, जाना पांव नाम है इसका, जाना पांव। ये आपका एमपी में है, यहाँ से निकलता है चंबल नदी, और ये आपका यमुना का प्रमुख सहायक नदी है। यमुना का जो है प्रमुख सहायक नदी है चंबल नदी, ठीक है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर ही स्थित है। इसके अलावा जो माही नदी है, ये माही नदी आपका विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। विंध्याचल
श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है। जौना पाव भी भैया मध्य प्रदेश में ही है और नर्मदा भी मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलती है और ये राजस्थान से निकलती है, इसलिए राइट आंसर हो गया। माही नदी के बारे में क्या है कि ये जो कर्क रेखा है इंडिया के अंदर, कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, तो इसे 2 बार काटती है। ठीक है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है इंडिया के अंदर? तो माही नदी है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने स्विस ओपन में महिलाओं की एकल जो प्रतियोगिता होती है 2022 मार्च में हुई थी, उसमें जो है पदक जीती है? तो भैया ये है आपका कहाँ गई, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है ये आपका स्विस ओपन 2022 के अंदर भारत को पदक दिलाया और ये राइट आंसर आपका पीवी सिंधु हो जाएगा। ठीक है, पीवी सिंधु के बारे में एक रिकॉर्ड है कि लगातार 2 ओलंपिक में जो है लगातार 2 ओलंपिक में पदक प्राप्त की। देखिए ये रियो ओलंपिक में भी पदक जीती थी और जो लेटेस्ट वाले ओलंपिक आपका टोक्यो में हुआ आपका 21 के अंदर, और ये कितने वाली ओलंपिक है? तो ये आपका 20 वाली ओलंपिक। ऐसा कभी नहीं कर देना कि भैया 21 के में होगा तो अब 25 में होगा, क्योंकि ये डिले कोरोना के कारण हुआ था। ठीक है, तो ये टोक्यो ओलंपिक 20 जो 21 में हुआ, यहाँ पर भी पीवी सिंधु ने एक पदक प्राप्त किया और पिछला जो ओलंपिक रियो में हुआ था वहां भी एक पदक प्राप्त की थी। तो ये जो है लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक प्राप्त करने वाली जो है महिला बन गई है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, अगर चलिए क्वेश्चन और है ओलंपिक से तो वहां मैं समझा दूंगा। एक प्रश्न और है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 एकदम सही सुमेलित है। इसके बाद कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथकीकरण आर्टिकल 50 ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51, वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280। देखिए जो गलत है वो हमें पहचानना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो है ये आर्टिकल 51 के क में है या ए में है। आर्टिकल 51 में जो है ये आपका क्या कहता है? आर्टिकल 51 कि विदेशी शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना विदेशी शांति और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, इस प्रकार का जो है वाक्य यहाँ पे जो है अटैच किए गए हैं आर्टिकल 51 के अंदर। तो आर्टिकल 51 जो है 51 के मौलिक कर्तव्य और 51 जो है विदेशी सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत मैच है और यही राइट आंसर हो जाएगा। अन्य ऑप्शन आपका सही सुमेलित है। ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 में है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण 50 में है, वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 में है। अगर आपसे कोई पूछ ले वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपका वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए। वर्तमान में कैमा वित्त आयोग चल रहे हैं? तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कितना वाला चल रहा है? 15वां वित्त आयोग। अगर आपसे कोई पूछ ले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो भैया NK सिंह जो है, नंद कुमार सिंह जो है, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, पाश्चुकरण की धारण प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो भाई किस टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है? आपका ऑप्शन में टेम्परेचर दिया है। बिहार SI 2021 जो 26 दिसंबर को परीक्षा कराया गया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका 65 डिग्री C पर जो है आपका दूध का पाश्चुकरण होता है। दूध का पाश्चुकरण 2 विधि से होता है। तो जो इतने टेम्परेचर वाले होते हैं जिसमें आपको 30 मिनट तक गर्म करना होता है, तो ये आपका 65 डिग्री टेम्परेचर होती है। दूध की पाश्चुकरण का जो खोज है ये आपका लुई पास्चर ने ही किया था। साथ ही साथ रेबीज के जो टीके हैं, जो रेबीज एक बीमारी होती है जो जनरली कुत्ते के काटने से होता है, इसे जलांतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जो है जलांतक भी कहते हैं। जलांतक मतलब जल से आतंक, मतलब जल से डर लगता है। ठीक है, तो जलांतक नामक बीमारी या हाइड्रोफोबिया बोलते हैं इसे, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं आपका अंग्रेजी के अंदर। तो ये सब बीमारी जो है रेबीज बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, जलांतक बोलते हैं, जो कुत्ते के काटने से होता है। तो इस बीमारी के टीके का खोज जो है आपका लुई पास्चर ने ही किया था। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना होगा। चेचक का टीका भी आपसे पूछा जाता है। तो एडवर्ड जेनर जो है ये आपका चेचक के टीका का खोज किया था। उसके बाद आपका पोलियो का टीका भी पूछा जाता है। तो जोनास साल्क जो है ये आपका पोलियो के टीके के खोजकर्ता थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, जो भी प्रश्न आता है मैं कहां से कहां तक आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताता हूं। जो भी समझ में आपको लगे कि ये चीज नया है मेरे लिए, उसे नोट कीजिए या फिर अच्छे से समझिए। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत काम के हैं। अगर आप वास्तव में एग्जाम पास करना चाहते हैं तो दोनों आंख के साथ साथ दोनों कान खोल के ही आपको पढ़ना चाहिए। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? CHS 2020 में आया क्वेश्चन है। देखिए लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने
वाला और लाखों का दान देने वाला जो है दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, जो गुलाम वंश के संस्थापक है। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि भैया दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, क्योंकि सबसे पहला वंश गुलाम वंश और सबसे पहला वंश में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कब होती है? 1206 में। लेकिन ये बेचारा मर जाते हैं कितने? 1210 में मर जाते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो घोड़ा से गिर के हुई थी। उस समय बेचारा चौगान खेल रहा था, ठीक है, तो उस समय इसकी मृत्यु हो जाती है। जो आपका कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का जो है आधारशिला यही रखे थे, है ना, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि ये पूरा नहीं करवा पाया, इससे पहले ही मर गया। तो यहाँ पे लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को जो है सेकंड सिकंदर कहा जाता है, या फिर सिकंदर ए सानी कहा जाता है। सिकंदर ए सानी कहा जाता है, अपने आप को कहते थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसके बाद जो है बाबर को कलंदर कहा जाता है, कलंदर कहा जाता है। ये दानशील प्रवृत्ति के थे, है ना, तो इसीलिए इसे कलंदर कहा जाता है, ठीक है। और बाबर जो है भारत में मुगल वंश के संस्थापक है। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526 में। कौन से युद्ध निर्णायक साबित हुआ था इसमें? तो पानीपत का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, है ना। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। तो ये सभी बातें आपको जो है रखना चाहिए अपने जेहन में। साथ ही साथ जो मोहम्मद शाह है, इसे आपने को इनका नाम दिया गया था रंगीला बादशाह। क्या नाम दिया गया था? रंगीला बादशाह जो है, इनके अय्याशी के कारण इन्हें रंगीला बादशाह नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, विली विली स्थानीय पवन किस देश से संबंधित है? देखिए सभी देशों में कुछ न कुछ पवन जो है कुछ खास मौसम में आता है और उनका नाम दे दिया जाता है। तो जो बिली विली है ये आपका ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय पवन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी, रेलवे, एसआई या फिर कोई भी स्टेट की एग्जाम होती है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है इस सेक्टर से, ठीक है। ये एक ही नहीं है, 4 5 10 है, हर मतलब इलाका का जो है नॉमिनेट किया गया है। इसी हवा को जो है अलग अलग नाम दे दिए, नार्वेस्टर है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार के जो हवा होते हैं इसे हरिकेन कह देते हैं। काफी फास्ट होता है, इसमें जो है घर वगैरह भी उड़ जाते हैं, ठीक है, तो हरिकेन हो जाता है ना। और चीन में जो है इस प्रकार का जो है टाइफून आता है, ठीक है, टाइफून जो है आ जाता है आपका चीन के अंदर। भारत के अंदर इस प्रकार का जो हवा है, टाइफून जो है दक्षिणी चीन सागर से उठती है। ये भी आपसे पूछा गया एग्जाम में कि कहाँ से उठती है टाइफून, तो दक्षिणी चीन सागर जो है यहीं से उठती है आपका टाइफून। और विश्व में अगर सबसे बड़ा अगर आपसे सागर पूछ ले तो ये भी दक्षिणी चीन सागर ही होगा, ठीक है। तो भारत में जो इस प्रकार का हवा है इसे हम लोग नाम दे देते हैं लू, ठीक है। ये प्रकार का जो हवा है इसे नाम देते हैं हम लू। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिकेट का महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? देखिए भारत जीता है इस बार का एशिया कप 2022 महिला वाला, ठीक है, महिला वाला जीता है भारत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि किस देश को हराया था, तो श्रीलंका को हराया था, तो उपविजेता आपका श्रीलंका रहे था। उपविजेता जो है कौन रहे थे? तो श्रीलंका। महिला वाला क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, T20 वाला, माफ कीजिएगा एशिया कप महिला वाला, ठीक है। तो ये कौन जीता है? भारत। भारत कैमा बार जीता है? तो 7वां टाइम जीता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल में भारत ने कोई पदक प्राप्त नहीं किए? GD 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में कराया गया, टोक्यो के अंदर कराया गया, यहाँ पे भारत ने 7 पदक जीते और रैंक लाए 48वां। क्या रैंक लाए? 48वां। यहीं पर अगर आपसे कोई पूछे कि बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हुआ था, इसमें भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? तो यहाँ पे पदक प्राप्त किए 61, ठीक है, और कैमा पोजीशन लाया तो 4था। तो दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। आपको अगर कोई पूछ ले कि भारत ओलंपिक में सबसे पहले कब भाग लिया, तो 1900 पेरिस ओलंपिक। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कॉमनवेल्थ जो गेम है, राष्ट्रमंडल खेल है, उसमें भारत सबसे पहले कब भाग लिया, तो 1934। अगर आपसे कोई पूछ ले ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, तो 1896। और कॉमनवेल्थ की शुरुआत कब हुई, तो 1930। अब इससे क्या हुआ कि हमेशा जो हम दूसरा ओलंपिक हुआ इसमें भाग लिए, और दूसरा जो कॉमनवेल्थ हुआ, क्योंकि 4 साल के अंतराल पे होता है, तो हम दूसरा कॉमनवेल्थ में भाग लिए। मैं इतना चीज समझाना चाह रहा था, है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे किस खेल के अंदर हमें कोई पदक प्राप्त नहीं हुआ? तो भाला फेंक में एकमात्र स्वर्ण पदक जो है, एक ही गोल्ड मिला था भारत को, 1 गोल्ड 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज मिला था टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर जो 21 में कराया गया था। तो इसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है, नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी अब कहते हैं, तो इसी के द्वारा जो है भाला फेंक के अंदर जो है एकमात्र गोल्ड जो है मिला था। ये बात भी ध्यान रखेंगे।
इसके बाद जो है पुरुष हॉकी में जो है हमें पदक मिला था ब्रॉन्ज वाली, क्या मिला था, ब्रॉन्ज वाली पदक मिला था। ठीक है, तो इन दोनों में तो पदक हमको मिला। और महिला हॉकी में मिला क्या, नहीं मिला। महिला एकल बैडमिंटन पीवी सिंधु के द्वारा प्राप्त किया गया, लेकिन महिला हॉकी में हमें कोई पदक नहीं मिला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी पाइप में प्रवाहित तरल पदार्थ के प्रवाह दर को किस यंत्र से मापा जाता है। देखिए पाइप में जो तरल प्रवाह होता है, तो इसके जो फ्लो की दर है, फ्लो की जो रेट है, इसे हम मापते हैं आपका वेंचुरी मीटर से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और मीटर से हम क्या मापते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है आपका मीटर से मापा जाता है, और विद्युत धारा को हम एम्पियर यानी ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर में मापते हैं। वेंचुरी मीटर का हो गया जो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। टेकोमीटर आप जो है मोटरसाइकिल वगैरह में भी देख लेंगे, कार वगैरह में भी देखते हैं। ओम मीटर जो है ये जो है आपका प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का जो है मात्रक होता है आपका ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर कोई मीटर नहीं है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा तो ओम होता है, लेकिन अगर ओम मीटर जो होता है ये प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। खाली प्रतिरोध का मात्रक अगर आपसे पूछे तो आपको ओम डालना है आंसर के अंदर। अगर आपसे प्रतिरोधकता का मात्रक पूछ लिया, प्रतिरोधकता का मात्रक पूछ लिया, तो आपका आंसर होगा ओम मीटर। ओम को कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, रेसिस्टेंस को। अगला प्रश्न है हमारा कि सुल्तान ने दीवान ए कोही नामक नया विभाग बनाया था। देखिए दीवान ए कोही जो है सबसे पहले पूछा जाता है कि ये किस चीज से रिलेटेड था, तो ये कृषि विभाग से संबंधित था। ये किसने बनाया था, तो ये आपका बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत पर तैमूर ने किसके काल में आक्रमण किया, तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1398 में आक्रमण किया था। गयासुद्दीन तुगलक जो है आपका तुगलक वंश का संस्थापक है, और फिरोज शाह तुगलक के समय जो है अधिक पैमाने पे जो है नहर का निर्माण कराया गया था। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक जो है कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार का जो है चौथा और पांचवा फ्लोर बनवाया, 4th and 5th कुतुब मीनार का। ये कौन बनाया, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है हमारा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछते हैं कि किसने कुतुब मीनार का जो है बाद में जीर्णोद्धार करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक। तो दोनों बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा वही का वेसल्स। ये देखिए ये जो क्वेश्चन इस प्रकार का आपका वन लाइनर दिख रहा है, इसमें हम 2 सीट रखे हैं। ये आपका सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वही का वेसल्स किस प्रकार के पौधे में प्रमुख जल संगठन कोशिकाएं हैं, तो वही का जो है एंजियोस्पर्म पौधों में पाया जाता है, जो जल संगठक होता है, जल का जो है एकत्र करके रखता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्रकार के पौधे उस पौधे को कहते हैं जिसका उत्पादन जो है फूलों का उत्पादन करता है तथा फलों में अपने बीज को संजोए रखता है। इस प्रकार के पौधों को हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे आवर्त बीजी कहते हैं, और जिसमें जो इस प्रकार का बीज नहीं पाया जाता है उसे नग्न बीजी कहते हैं या अनावृत बीजी कहते हैं। ठीक है, तो आवर्त बीजी में सबसे ऊंचा पौधा अगर आपसे कोई पूछ ले तो यूकेलिप्टस होता है। आवर्त बीजी पौधा में सबसे लंबा पौधा जो है यूकेलिप्टस है, जिसे गांव घर में सपेता कहते हैं। इसका पौधा आप देखेंगे, मतलब पेड़ देखेंगे तो एकदम व्हाइट रहता है, और इसका छाल अपने आप छूटता जाता है, काफी अच्छा देखने में लगता है। लेकिन प्रकृति का दुश्मन है, काफी ज्यादा पानी सोखता है। ठीक है, तो यूकेलिप्टस हो गया आपका आवर्त बीजी में सबसे लंबा। अगर लेकिन खाली कोई ऐसे ही आपसे पूछ ले कि सबसे लंबा पौधा विश्व में कौन सा होता है, तो ये होता है आपका सिकोया। सिकोया जो है ये अनावृत बीजी पौधे का उदाहरण है, लेकिन प्रकृति में ये सबसे लंबा पौधा होता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, आवर्त बीजी पूछेगा तो यूकेलिप्टस पार्टिकुलर, अगर खाली ऐसे ही पूछे कि सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है तो सिकोया होता है। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल में ही जारी किया गया जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के तहत भारत का स्थान क्या है, ये पूछा गया था आपका CGL 22 में। CGL 22 का क्वेश्चन है, ये ऑनलाइनर मैंने एनालिसिस करवाया था, एक ही दिया, 2 दिन करवाया था, क्योंकि जो CGL है उसमें थोड़ा व्यस्त थे हम। ठीक है, तो ये आपका जो है 135वां नंबर जो है जेंडर गैप में मिला है भारत को। लेकिन SSC GD में आपको जो है सब दिन एनालिसिस कराने की पूरी कोशिश मैं करूंगा। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुआ है ना। और किसके जो है ये, इसके बारे में और क्या एक्स्ट्रा फैक्ट है भाई, कि इसके बारे में है कि ये इंडिया का नहीं, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है।
ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जो स्टॉक एक्सचेंज या जो शेयर मार्केट होती है उसकी देखरेख करने वाली बॉडी इंडिया के अंदर कौन सा है, तो सेबी है। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच्च है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आप जानते हैं कि मैं पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं, जो तो अगर आप एग्जाम के बीच में एनालिसिस को रोजाना फॉलो करेंगे, जैसे कि ग्रुप डी में बच्चे ने किया और काफी फायदा पाया, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, अब अगला स्टेप क्या होगा, उनके मिलते जुलते जो क्वेश्चन रहेंगे उनके भाई बहन वही एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप उसी को पहले से ही खंगाल लें तो आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसीलिए जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके आगे पीछे इसकी क्वेश्चन आपको पूरा देख लेना चाहिए। एनालिसिस में ऐसे ही एनालिसिस करवाता हूँ, तो जुड़े रहे, है ना, और एक जो है अच्छा रिजल्ट करे एग्जाम के अंदर, बढ़िया स्कोर करे। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन द्वारा मार्च 2022 में जारी हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है इंडिया का, ये वर्तमान में आपका जो है 136 है। ठीक है, तो भारतीयों को हंसने से 36 का आंकड़ा है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। बोलता है ना कि भाई तुम क्या चाय पीते हो, नहीं ना, मुझे चाय से 36 की आंकड़ा है, मतलब मैं नहीं पीता हूँ, पसंद नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार से हंसना भारतीय पसंद बहुत कम करते हैं, तो इसीलिए जो है 36 का आंकड़ा ऐसे याद कर लीजिएगा, दिल पे नहीं लेना है, सब आदमी हंसते हैं यहाँ भाई, लेकिन याद करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, घरेलू, हाँ यहाँ पर ये और चीज बता दें भैया कि 107वां जो है हंगर इंडेक्स में स्थान मिला है भारत को अकॉर्डिंग टू 2022 और 21 के अंदर ये आंकड़ा जो है आपका 101वां था। ठीक है, तो ये बदल के अब जो हो गया है 107वां हो गया है हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी इंडेक्स में। अगला प्रश्न है हमारा, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मुस्का डोमेस्टिका जो है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। वास्तुकला की सरकी शैली किस राज्य में देखने को मिलता है, तो ये यूपी में देखने को मिलता है आपको, खास करके जौनपुर में। ठीक है, वास्तुकला का सरकी शैली। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर भारत में कौन सा शैली देखने को ज्यादातर मिलता है, तो गंधार शैली। और दक्षिण भारत के जो अधिकांश मंदिर बनी होती है ये आपका द्रविड़ शैली के मंदिर बनी होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई जो खजुराहो का मंदिर है किस शैली का उदाहरण है, तो आपका आंसर होगा गंधार शैली का। ठीक है, क्योंकि जो है गंधार शैली, द्रविड़ शैली और गंधार शैली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, द्रविड़ शैली जो है साउथ भारत में और गंधार शैली जो है ये आपका इधर है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों, यहाँ देखिए, उत्तर भारत में जो है गंधार शैली नहीं, जो बड़े पैमाने पे पाया जाता है ये है आपका नागर शैली। नागर शैली में मंदिर बनाया जाता है उत्तर भारत में अधिकांश, और द्रविड़ शैली में बनाया जाता है आपको दक्षिण भारत में। तो इसे करेक्शन कर लीजिएगा, फ्लो में निकल गया। ठीक है, जो अधिकांश मंदिर होते हैं उत्तर भारत के नागर शैली के होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त जो है सुरेश एन पटेल है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ उड़ीसा के बादाम पहाड़ी खान से खनन किया जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके बारे में एक चीज और बताता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडारण कहाँ, सॉरी लोहा का भंडारण कहाँ है, तो आपका आंसर होगा कद्रमुख। कद्रमुख जो है जो आपका कहाँ पे है, तो ये है आपका कर्नाटक में। कौसे कद्रमुख, कौसे कर्नाटक, तो ये यहाँ पे सबसे अधिक लोहा का भंडार है। लेकिन अगर उत्खनन के मामले में सबसे अधिक उत्खनन कौन कर रहा है विगत वर्षों में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन, उड़ीसा। उड़ीसा के जो बादाम पहाड़ है यहाँ पे हेमाटाइट का उत्खनन किया जाता है, जो लौह अयस्क है, और सबसे अधिक उत्खनन करने वाले राज्य बन गए हैं आपका उड़ीसा हेमाटाइट का। और सबसे अधिक जो है भंडारण कहाँ है, कद्रमुख कर्नाटक में है। ठीक है, उसी प्रकार से बॉक्साइट भी सबसे अधिक उड़ीसा में ही उत्खनन होती है। ठीक है, तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। सोनार के लिए तो कोलार ही है जो केजीएफ वाला है, कोलार गोल्डफील्ड, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, 1876 में कोलकाता में स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने किया। देखिए, भारत की सबसे पुरानी संस्था मानी जाती है, जो बाद में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इन्हीं को विलय किया गया था। इन्हीं का नया नाम समझ लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके संस्थापक में जो है आपका आनंद मोहन बोस रहे थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। एओएम की बात करें तो इसे कांग्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जो 1885 में होता है। तो ये तो हो गया कांग्रेस से जुड़ा हुआ। सर विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना अगर आपसे कोई पूछ ले तो सर विलियम जोन्स आंसर करके आना है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है। देखिए, इंपोर्टेंट पोस्ट है दिल्ली, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। उसके अलावा जो है इसमें यहाँ पे मुख्यमंत्री के जो है चयन होता है।
और यहाँ पे जो है एक अलग पार्टी के मुख्यमंत्री है जो आए दिन चर्चा में रहता है, और रहे भी क्यों नहीं, क्योंकि देश का राजधानी है। तो यहाँ पे जो उपराज्यपाल थे ये बदल गया है, अब ये उपराज्यपाल आपका हो गया श्री विनय कुमार सक्सेना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। प्रफुल्ल पटेल जो है वर्तमान समय के अंदर लक्षद्वीप जो आपका जो है लक्षद्वीप, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, सभी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा है। तो यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल जो है यहाँ का प्रशासक है वर्तमान में। श्री मनोज सिन्हा जो है ये आपका जो है उपराज्यपाल कहाँ का है, तो जम्मू एंड कश्मीर का है। और बनवारी लाल पुरोहित जो है ये आपका चंडीगढ़ का है। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में 32 तत्व हैं। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी से आपको आए दिन एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर ने कॉमन कर लिया है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई अन्य एग्जाम हो। तो आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी और पुराने आवर्त सारणी में क्या फर्क है, तो पुराने आवर्त सारणी के खोजकर्ता जो है मेंडेलीव थे। कौन थे? मेंडेलीव जो है ये आपका पुराने आवर्त सारणी का खोज करते हैं। नया वाला आवर्त सारणी का जो खोज करता है ये आपका कौन है? मोसले महोदय है। पुराने आवर्त सारणी में जो है 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। आधुनिक वाले आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग है। पुराने आवर्त सारणी जो है ये परमाणु द्रव्यमान पे आधारित हुआ करता था। आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक पे आधारित है। तो ये सब कुछ बेसिक जो है डिफरेंस है पुराने आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, तो 118 है, ये भी बताना है आपको। जो है कोई अगर पूछ ले कि मेटल कितने हैं, तो 91 है। नॉन मेटल कितने हैं? 20 हैं। मतलब जो अर्धचालक होता है जिसे उपधातु भी कह देते हैं, तो ये है आपका 7। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बोरॉन हो गया, इस प्रकार से कितने हैं? 7 है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे, है ना। अक्रिय गैस अगर आपसे कोई पूछ ले, हीलियम, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडॉन, नियोन, ये सब अक्रिय गैस है जो समूह 18 में रखे गए या लास्ट में रखा गया। तो ये सब तो हो गया एक्स्ट्रा फैक्ट। तो 32 तत्व जो रहता है ये आपका छठा और साथ ही साथ 7वां, इन दोनों में 32 तत्व पाए जाते हैं जो सबसे अधिक होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर। इन्हीं जो मतलब आवर्त हैं, इन्हीं के तत्व को आपको लेंथेनाइड और एक्टिनोइड कहा जाता है। तो लेंथेनाइड जो है ये आपका जो छठे आवर्त है, यहीं से जो है 58 से लेकर और उसके बाद जो है 71 तक को जो है लेंथेनाइड कह देते हैं। आप आवर्त सारणी को देखेंगे तो ये जो है नीचे में बनाया रहता है, ठीक है। लेंथेनाइड जो है छठे आवर्त से एक एरो खींच के बनाया रहेगा जो 58 से गायब रहेगा। आपका 57 के बाद जो है सीधे 72 दिखाएगा आवर्त में, और नीचे लिखा रहेगा फिर 58 से लेकर 71 तक लेंथेनाइड। और उसी प्रकार से आपका 7वां आवर्त से मतलब एक एरो खींचा रहेगा, और इसे हम कह देते हैं एक्टियोनाइड। क्या कहते हैं? एक्टियोनाइड कहते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये आपका होता है 90 से लेकर 103 तक होता है, ठीक है। 90 से लेकर 103 तक होता है। तो 32 में से अगर हम 18 घटा दें तो 12 में 60 के तो 4 है, 1 तो 14 गो दोनों में होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि लेंथेनाइड में कितना होता है, तो 14 तत्व, एक्टियोनाइड में कितना होता है, तो 14 तत्व, ठीक है। एक बार अगर आवर्त सारणी को आप गौर से देख ले तो ये सब चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुए पाए जाते हैं, जो सिनो लियोपर्ड्स है। देखिए हिम तेंदुआ जो है ये यहाँ पे खास पाए जाते हैं। ये आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है आपका अकॉर्डिंग टू एरिया के दृष्टिकोण से, ठीक है। अगर आपसे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछा जाता है तो नागार्जुन होता है, कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है भैया। नागार्जुन है जो है ये टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हो चुका है इसे, और ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है टाइगर रिजर्व है जो आपका श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। और हेमिस जो है सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और हेमिस में ही आपका स्नो लियोपर्ड्स यानी हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। काजीरंगा की बात करें तो ये आपका असम में स्थित है, ठीक है, गैंडा के लिए प्रसिद्ध होता है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व ये आपका जो है यूपी में है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी आपका यूपी में है। तो दोनों बात ध्यान रखना है ना दोस्तों। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। और एक बार वीडियो देखने के बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसा मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ आप भी बोलने की कोशिश कीजिएगा, एक संपूर्ण फायदा के लिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।